वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 12th मैथ्स का सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड है 6553। अब सेट 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और सेट 1 और सेट 3 में मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेम है। हम यहां पर केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट है। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर देख लेंगे। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू के बी वेयर ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड के इज अ स्केलर, देन के यहां पर एक स्केलर है तो हमारा कौन सा रिजल्ट यहां पर ट्रू होगा। आप समझे, हमें दे रखा है a इज इक्वल टू के बी, ये दो मैट्रिक्स हमें बराबर दे रखी हैं। अब अगर ये मैट्रिक्स बराबर है तो इनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, तो यहां दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा के बी का डिटर्मिनेंट। एंड वी नो अ प्रॉपर्टी दैट के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर जो ये n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो ये k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। तो यहां से जो k है वो किस तरह से बाहर आ जाएगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये हमारा रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। और आप अपने ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन बी हमें सेम दे रखा है। ऑप्शन बी को हम इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर यहां पर होता है और हमें हमारा रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 8 देखिए, let A and B be two matrices of suitable orders, then which of the following is not correct। कौन सा यहां पर करेक्ट नहीं होगा, बारी बारी में सभी को डिस्कस करता हूं एंड हम आपको बताएंगे कौन सा यहां पर सही नहीं होगा। ऑप्शन ए हमसे कह रहा है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे ना तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, मतलब ए तो सही है। यहां पर बी को चेक करते हैं। बी हमसे कह रहा है के ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, के ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। स्केलर बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सी हमसे क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा आपका, वो ए प्लस बी होगा। अब इसको ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। माइनस होगा तो यहां पर माइनस सिंबल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर। यानी आप देखो तो ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी भी यहां पर सही है। डी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है, क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, पीछे से ट्रांसपोज करते हुए आएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। चारों प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, इनमें से 3 पहले वाली तो बिल्कुल सही है, चौथी वाली जो है वो यहां पर गलत है। दैट मींस फोर्थ वन इज द आंसर, कि फोर्थ प्रॉपर्टी जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका यहां पर सही नहीं है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए, इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, ध्यान से देखें। हमें दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन
कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा और यहां पे है dx। ध्यान से देखो, अभी यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर पाऊं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यहां पुट कर दूं तो वो रिजल्ट हमारा यहां पर बन जाए। तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना होगा एंड उससे फिर रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। किस तरीके से? हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बट यहां पर हमारे पास कॉस टू थीटा प्रेजेंट है तो इस 1 को इधर ले आएंगे, यानी कॉस टू थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई रिपीट माई वर्ड्स कि कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एंगल का हाफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां इन दोनों के पास आ जाइए, तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहां माइनस ये वाला, और इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में है यहां पर कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा और ये है हमारा dx। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। यहां पे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। और ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पर लगाई जा सकती है। तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 कॉमन, ऊपर बन जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा, दिस इज dx। और नीचे हमारा प्रेजेंट है क्या? कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचा क्या? कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे, cos x dx प्लस cos थीटा dx। आप ध्यान से देखें, आप बोले सर cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो cos थीटा कांस्टेंट का काम करेगा यहां पर। तो हमारे पास यहां पे cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? वो तो सेम हो जाएगा बाहर और 1 का हो जाएगा x प्लस का c, ये हमारा i के यहां पर बराबर आ गया। आई रिपीट माई वर्ड्स, किस तरह से हमने इंटीग्रेशन को करा है। सबसे पहले ऊपर यहां पर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सेम ये क्वेश्चन नहीं है बट इसके जैसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो cos 2x माइनस cos 2 थीटा, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, माइनस साइन को अंदर ले गए तो 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक टर्म तो सेम बनी, वो पूरे के पूरी कैंसिल हो गई, यहां बचा cos x प्लस cos थीटा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos थीटा बाहर, 1 का हो गया x प्लस c, यानी आप इसको ध्यान से देखें और यहां पर आपका ये 2 भी प्रेजेंट है, 2 भी इसके साथ है तो 2 भी यहां पे आ जाएगा सभी के साथ, या फिर चाहो तो पूरे में से कॉमन ले सकते हो 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस 2 को हम यहां पे छोड़ गए हैं, इस 2 को भी आप यहां लिखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, इसका कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? तो यहां पर ध्यान से देखें, 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। जब ऐसा केस आए, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक, ऊपर हमारे पास लीनियर टर्म है, तो ध्यान से देखें, हम नीचे वाले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 5 कॉमन ले लो यहां से, तो 5 बाहर ले लिया, यहां पे आएगा 0 to 1 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस,
यहां पे 5 नहीं था तो यहां 5 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है कि वहां उस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो। जब यहां डिवाइड में आई तो कैंसिल हो गया और यहां ये डिवाइड में रह गया। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर है, एक्स स्क्वायर का 2x, 1/5 का 0। और जब ऐसा केस बने कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में ये फंक्शन आ जाएगा प्लस का c, ये हमारा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पे आ जाएगा 1/5 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, और यहां पे c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 to 1। लिमिट्स पुट कर देंगे 1/5 लॉग, अपर लिमिट को पुट करेंगे 1 + 1/5 माइनस लॉग 1/5, 0 + 1/5 इज 1/5। यहां पे आ जाएगा आपका 6/5, 1/5 लॉग 6/5 माइनस, पॉजिटिव है, माइनस लॉग 1/5। ध्यान से देखें, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n जो है वो किसके बराबर होता है, लॉग m/n के बराबर होता है। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी लगा देंगे 1/5 लॉग 6/5 अपॉन 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1/5 लॉग 6। ये हमारा इस इंटीग्रेशन का यहां पे आंसर आ रहा है। आप समझ पाए हैं किस तरह से हम काम कर रहे हैं। पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, उस 5 को वहां से कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट फिर हमारे पास नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव बना, तो हमने यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर ली। आफ्टर दैट फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यहां पर पुट किया है, और हमें हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 1/5 log 6, यानी कि आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, the integrating factor of the differential equation dx over dy is equal to -1 plus sin x upon x plus y cos x। ध्यान से देखें तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आप समझें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है, वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास दे रखी है dx ओवर dy इज इक्वल टू में -1 प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस वाई cos x। अब हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दो तरीके की होती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, या तो इस तरीके की, या dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q। यानी कि यहां पर या तो dy/dx प्लस y के साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई में, और यहां पर q होता है आपका, और यहां पर dx ओवर dy x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू q। यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होता है e की पावर pdx, और यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होता है e की पावर pdy। अब क्योंकि यहां dx ओवर dy दे रखा है, तो मैं सबसे पहले तो ये वाला मेथड ट्राई करूंगा जो दूसरे वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट मैं देख पा रहा हूं कि यहां x वाली टर्म को अलग नहीं किया जा सकता, दैट मींस ये वाली नहीं है, तो फिर कर लो इसको उल्टा और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो इसे। तो यहां पर इसको उल्टा करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई cos x अपॉन -1 प्लस साइन x। एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, अच्छा सॉरी x, ठीक है, एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, dy/dx यहां इसके अपॉन में आएंगे तो 1, या फिर मैं कहूं माइनस ऊपर ले लें, -1 प्लस साइन x इंटू x प्लस, यहां ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू में y।
इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ध्यान से देखो तो y इंटू में सम टर्म और सामने हमें q दे रखा है यहां पर। तो अब मैं इसे कंपेयर करके p की वैल्यू निकाल सकता हूं। कंपेयरिंग, इसे कुछ नाम दे देते हैं 1, कंपेयरिंग 1 विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से जो p की वैल्यू है वो आ गई cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो होता है e की पावर p dx। तो e की पावर में cos x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। अब आप ध्यान से देखो तो नीचे तो है 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर है cos x, और जब भी हमारे पास ऐसा केस हो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है log fx प्लस का c। ये हमारे पास क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है। यहां पर ध्यान से देखिए e की पावर log 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान से देखें e से log कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, और यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आप यहां समझें, क्वेश्चन का क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले वहां dx ओवर dy दे रखा था, तो मैंने ट्राई किया कि ये सेकंड वाली फॉर्म बन जाए, क्योंकि dx ओवर dy आता है तो मैं सोचूंगा कि भाई यही वाली फॉर्म होगी। बट यहां पर जब x वाली टर्म को अलग कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि ये पहले वाली लीनियर फॉर्म है, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकलता ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो ये लीनियर तो डेफिनेटली होगी। तो यहां पर मैंने पहले वाली में कन्वर्ट किया, p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू का इंटीग्रेशन किया e की पावर p dx, वहां से 1 प्लस साइन एक्स मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है। दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 21 देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3। मुझे डोमेन निकालना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का। दिस इज क्वेश्चन 21। द गिवन फंक्शन इज वो मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3। पहले तो आप माइंड में क्लियर करें कि डोमेन का मतलब है उन x की वैल्यूज से जो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। x क्या क्या पुट कर सकता हूं। अब हम यह भी जानते हैं कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -1 से 1 होती है। वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1। जब यहां साइन इनवर्स है तो ये जो x है वो पूरा एंगल वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू उसके अंदर पुट की जा सकती है, यानी कि एंगल चाहे कुछ भी हो, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 वो आपका -1 से 1 के बीच में हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से समझें कि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 होती है। इस पर्टिकुलर केस में मुझे x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एंगल बदल गया है, बट पूरा जो एंगल है वो -1 से 1 के बीच ही हो सकता है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू होगी वही मेरी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी, डोमेन। क्योंकि डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यूज में जो इसके अंदर पुट कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई, यहां माइनस का 3 है, +3 कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, इज 1 + 3। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा इतना यहां पर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार एक्स स्क्वायर को 2 के बराबर ले लो, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो वैल्यू आएगी +- √2। एक बार एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर ले लो
तो यहां से इधर जाएगी वैल्यू, तो प्लस माइनस 2। हमारे पास 4 वैल्यूज यहां आ गई, 4 x की वैल्यूज यहां पर आ गई। अब देखते हैं कौन से वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 होगी, यहां पर 2 होगी, माइनस का √2 होगी, यहां पर √2 होगी। अब ध्यान से देखें, 1 2 3 4 और 5, यहां माइनस इंफिनिटी, यहां पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये 5 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करता है। समझिए, यहां 2 से इंफिनिटी, 2 से बड़ी वैल्यूज क्या है, 3 इसके अंदर रख देता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या 9 जो है वो 2 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर वाली वैल्यूज लेंगे, -2 से माइनस इंफिनिटी, तो कहीं बीच में माइनस का 3 लाई करेगा, उसका स्क्वायर भी 9 होगा, तो ये भी आपका इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। -√2 से √2 के बीच में कहीं 0 आ रहा है, बीच में 0 इसमें पुट कर लेते हैं, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी ये इंटरवल भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी बचे हमारे पास 2 इंटरवल। ध्यान से देखो, यहां है माइनस का 2, ये है माइनस का 1.4 समथिंग वैल्यू, तो यहां कहीं बीच में माइनस का 1.5 और यहां कहीं प्लस का 1.5 होगा, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर है वो सेम वैल्यू बनेगी, तो हम यहां रख देते हैं 1.5। तो 2 माइनस के 1.5 का भी और प्लस के 1.5 का भी जो स्क्वायर है वो 2.25 इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए, इससे बड़ा भी है, इससे छोटा भी है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई करेगा और ये वाला इंटरवल भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटरवल्स यहां पर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन हमारे पास आ जाएगी -2 से -√2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इज इक्वल टू का सिंबल है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन √2 से 2, √2 से 2, ये हमारे पास यहां पर क्या आ गई है, इसकी डोमेन आ गई है। एक तो हो गया ये तरीका इसको सॉल्व करने का, कि वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर लें और फिर उसे सॉल्व करें। आफ्टर दैट दूसरा तरीका हमारे पास एक और हो सकता है। यहां पर मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां से मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा, और यहां पर एक्स स्क्वायर छोटा है 4 से। ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा कब होगा, एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा, थोड़ा माइंड में सोचेंगे, क्या वैल्यूज में एक्स की डालूं कि एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाए। ध्यान से देखो, आप √2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, √2 से बड़ी वैल्यू यानी 2 डाल दें, तो 2 का स्क्वायर 4 2 से बड़ा ही हो जाएगा आपका। तो यानी x को यदि हम √2 से बड़ा, या फिर मैं कहूं x को हम -√2 से छोटा, -√2 से छोटा यानी इस तरफ की वैल्यूज माइनस का 2 डाल दें, तो भी x स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा कब होगा, एक्स स्क्वायर 4 से छोटा तब आएगा जब आप -2 से 2 के बीच की वैल्यूज लेंगे, विच इंप्लाइज x इज फ्रॉम -2 to 2। अभी बोलेंगे सर आपने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट, -2 से 2 के बीच की। अब -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लेना x की, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखो जरा भाई, यहां माइनस इंफिनिटी, यहां माइनस का -2 और यहां पे √2, यहां पे 2। देखते हैं, देखिए x √2 से बड़ा, √2 से बड़ा यानी यहां √2 भी है और उससे बड़ी सभी वैल्यूज। उसके बाद -√2 से छोटा यानी इससे छोटी सभी वैल्यूज, -2 से 2 के बीच की सभी वैल्यूज, यानी -2 से 2 के बीच की सभी वैल्यूज। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां कॉमन है ये वाला हिस्सा, यहां कॉमन है ये वाला हिस्सा, और कॉमन पार्ट ही डोमेन है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई, यहां पर डोमेन हमारे पास आ गई है -2 से -√2 यूनियन √2 से 2।
ये हमारे पास यहां पे डोमेन आ गई। ध्यान से देखो, -2 से -√2, √2 से 2। अब दोनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसके साथ आप यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट ऐसा सवाल कई बार आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं आपको साथ में ही कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो, इतना सॉल्व करना कोई टफ टास्क नहीं है। इतना तो आपको इस वाले मेथड के लिए भी सॉल्व करना है और इस वाले मेथड के लिए भी सॉल्व करना है, क्योंकि कोई टफ टास्क नहीं, थोड़ा सा समय लगता है इसमें। और शॉर्ट ट्रिक के लिए भी सॉल्व करना है भाई, यहां तक तो आप कर ही पाएंगे। अब केस फंसता है कब, जब एक्स स्क्वायर आपका ए से बड़ा बी से छोटा आ जाए, तो इसमें इसके बाद जो ये मेथड है ये बड़ा पड़ता है सॉल्व करना। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कैसे डोमेन निकलेगी। ध्यान से देखो, डोमेन क्या होगी, सीधा याद रखें। डोमेन क्या होगी हमारे पास, वो होगी माइनस के रूट बी कॉमा माइनस का रूट ए यूनियन, यहां पे आ जाएगा आपका रूट ए से रूट बी। दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन। ये हमेशा हर केस में ट्रू होगा आपका। इस वाले में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां इसके हिसाब से डोमेन लेते हैं, माइनस का रूट 4 कॉमा माइनस का रूट 2 यूनियन रूट 2 कॉमा रूट 4। अब रूट 4 की हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज 2, यहां पे आ जाएगा माइनस का 2, -2 से -√2 यूनियन √2 से 2। अब चेक कर लो क्या वही वैल्यू आ रही है, -2 से -√2 √2 से 2। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। आप इसको इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड्स मैंने यहां पर बता दिए हैं। अब तीनों में से जो भी कन्वीनियंट लग रहा है उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट यहां तक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद के लिए आपको 3 मेथड्स मैंने यहां पर दिए हैं, तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तीनों में से जो कन्वीनियंट लगे उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नाउ क्वेश्चन 22 देखिए, लेट द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक हॉलोस्फीयर बी कांस्टेंट, यानी किसी मेटेलिक हॉलोस्फीयर की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इफ द इनर रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसकी जो इनर रेडियस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस व्हेन द रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इनर रेडियाई 2 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियाई 4 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझे, हॉलोस्फीयर यानी कि इस तरह से अंदर से ऐसा है और बाहर उसकी कुछ लेयर है। तो इनर रेडियस को तो हम आर मान रहे, स्मॉल आर, और बाहर वाली रेडियस को हम कैपिटल आर यहां पर मान रहे हैं। अब आप यहां समझे कि जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है। तो यहां पर लेट इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर। अब जो हमारे पास डी आर ओवर डी टी है, स्मॉल आर, स्मॉल डी आर ओवर डी टी जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जो कैपिटल आर है डी आर ओवर डी टी वो हमारे पास क्या है, यहां पर ये हमें निकालना है, आउटर रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है। जब वॉल्यूम हमें सम कांस्टेंट दे रखी है, सम के मान लो, और तो मैं कहूंगा कि डीवी ओवर डी में यदि निकालता हूं तो भाई देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, आप समझे कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। भाई इधर डेरिवेटिव, इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और हमारे पास वॉल्यूम बनेगी क्या, वॉल्यूम ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर, बाहर वाले वॉल्यूम में से 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, अंदर वाला वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर लो। यहां पर 4/3 पाई आर, 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड।
तो यहां पे आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहां पे r क्यूब, यहां पे आ जाएगा 3r स्क्वेयर dr ओवर dt माइनस 3r स्क्वेयर dr ओवर dt। अब इसमें से जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो पुट कर देते हैं। dv ओवर dt 0 है, 4/3 पाई, 3 कैपिटल R जो है वो मुझे दे रखी है 4, यानी 4 का स्क्वायर, ये dr ओवर dt मुझे निकालना है, माइनस 3 स्मॉल r मुझे 2 दे रखी है और dr ओवर dt भी मुझे 2 दे रखी है। यहां ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आके सारा कुछ 0 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48 dr ओवर dt माइनस 4 का स्क्वायर 2 8 24 इज इक्वल टू में 0। इसको इधर ले जाओ तो 48 dr ओवर dt जो है वो मेरे पास 24 आ गया। इसे डिवाइड में ले आओ, dr ओवर dt इज इक्वल टू 24/48, 1/2 यहां पर आ गया, विच इंप्लाइज कि जो dr ओवर dt है वो हमारे पास 1/2 यहां पर आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियाई इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से क्वेश्चन का क्विक रिकैप करते हैं हम यहां पर कि वॉल्यूम जो है वो मुझे के दे रखा है, तो dv ओवर dt कांस्टेंट है वो 0 होगा। दिस इज द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि बाहर वाले की वॉल्यूम में से, टोटल में से अंदर वाला जो हिस्सा खाली है उसकी वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मेटेलिक हॉलो स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो यहां पर मिल जाएगी। फिर 4/3 पाई बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट किया, दोनों वेरिएबल्स हैं यहां पर dr ओवर dt, ये मुझे दे रखा था, ये निकालना है, सारी वैल्यूज पुट की और एडजस्ट करके मुझे dr ओवर dt यहां पर मिल गया है, दैट इज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट क्वेश्चन 26 देखिए, find the intervals in which the function fx is equal to sin 3x minus cos 3x 0 x is from 0 to pi by 2 is strictly increasing। किस इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैं दोनों बताता हूं कि 0 to pi by 2 में आपका ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। द गिवन फंक्शन इज, वो हमारे पास है fx इज इक्वल टू में sin 3x माइनस कॉस 3x। सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना हो तो हम करते हैं सबसे पहले उसका डेरिवेटिव, यानी हम निकालेंगे यहां पर f डैश x, तो ये हो जाएगा sin 3x का हो गया cos 3x और 3x का हो जाएगा 3, cos 3x का होगा माइनस का sin 3x, तो वो इसको प्लस बना देगा sin 3x और यहां से 3 आ जाएगा। नाउ फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां से आएगा 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो यहां पे आएगा 3 sin 3x माइनस 3 cos 3x। भैया देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, cos 3x को नीचे ले आओ तो यहां से sin 3x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा मेरे पास, tan 3x बन गया। एंड tan जो है वो 1 किस पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है, यानी इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, बट ये माइनस साइन यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इस माइनस को अंदर ले जाना है। वी नो दैट कि पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है आपका और यहां पर 2 पाई माइनस यहां पर नेगेटिव होता है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव होगा, पाई पर नो चेंज, tan पाई बाई 4, यानी माइनस के tan पाई बाई 4 को tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, दैट मींस tan 3 पाई बाई 4। तो यहां से आ गया
tan 3x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है कि जो x है ना वो 0 से पाई बाई 2 दे रखा है, बट यहां पर जो हमारा एंगल है वो 3x है। तो कैसे x की वैल्यूज कैसे निकलेंगी? वी नो दैट कि tan x जो है वो यदि tan y के बराबर हो तो x जो है वो n पाई प्लस y के बराबर होता है। दिस इज फ्रॉम 11th क्लास, आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा होगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो tan का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस का y। तो यहां से ये x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? n पाई प्लस, अब x का काम यहां पे 3x कर रहा है, n पाई प्लस y यानी 3 पाई बाई 4। अब डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यू रख करके आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। भाई n की वैल्यू मैं रख देता हूं 0, तो 3x किसके बराबर आ जाएगा? 3 पाई बाई 4 के, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, इसके अंदर लाई करती है, सही है। n की वैल्यू 1 रख देते हैं, 3x इज इक्वल टू पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 4 पाई प्लस 3 पाई इज 8 पाई बाई, यहां पे हो गया 3x इज इक्वल टू में पाई प्लस 3 पाई बाई 4, दिस इज 7 पाई, 4 पाई प्लस 3 7 पाई बाई 4, और यहां से ये डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12, दिस इज द टर्म। पाई बाई 12 होता है आपका 15, 15 7 जा 105, 105 डिग्री जो यहां पर इसके अंदर नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहां पर आ रहा है। तो इंटरवल्स हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखो। यहां पे हमारी लास्ट लिमिट है 0, यहां पर है पाई बाई 2 और बीच में आ गया पाई बाई 4। तो केवल ये दो इंटरवल्स बन पा रहे हैं यहां पे। तो यहां मैं लिखता हूं इंटरवल्स, यहां लिखेंगे हम साइन, और यहां लिख देंगे हम नेचर्स। टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। तो हमारे पास इंटरवल, पहला इंटरवल बनेगा 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, और यहां पे दूसरा बनेगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। देखो मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो ओपन इंटरवल्स लेंगे। अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करना, ये थोड़ा सा टफ टास्क आपके लिए पड़ सकता है अगर आपने सही पॉइंट चूज नहीं किया। भाई 0 से पाई बाई 4 के बीच में ऐसा पॉइंट चूज कर लो कि जो मेरा एफ डैश एक्स है मैं इसमें पुट करूं तो 3x मुझे ऐसी वैल्यू मिले जो मुझे वैल्यू उसकी पता हो। ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 10 ले लेता हूं, बोले सर cos 10 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन cos x थोड़ा ही है, cos 3x है। जब यहां रखोगे तो f डैश x मेरे पास क्या आ जाएगा? f डैश x आ जाएगा 3 cos 30 प्लस 3 sin 30। भैया देख लो, साइन 30 भी पॉजिटिव होता है, cos 30 भी पॉजिटिव होता है। ओवरऑल एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। पाई बाई 4 से पाई बाई 2, इसके बीच से भी ऐसी वैल्यू लो जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ध्यान से देखो, तो 45 से 90 के बीच में अगर आप 60 ले लेते हैं, 60 लेने पर यह क्या बन जाएगा? 3 cos 180 और ये बन जाएगा 3 sin 180। अब cos 180 तो होता है -1 आपका, और sin 180 होता है 0 यानी माइनस का 3, यानी f डैश x का जो सिंबल है वो नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम कह देंगे कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? इन 0 टू पाई बाई 4, कि 0 से पाई बाई 4 में जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का, किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। tan x का जनरल सॉल्यूशन माइंड में होना चाहिए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वहां से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए। देखिए अगर ये इंटरवल बढ़ जाता है तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स बढ़ भी सकते हैं। ऐसा भी केस आ सकता है कि जब जहां पर आपका ये
7π/12 जो है वो आपका इसके अंदर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर और इसके बाद n की वैल्यू 2 के लिए भी यहां पर सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो ऐसा भी केस आपके पास आ सकता है। तो यहां पर आपको केयरफुली बढ़ना है। दिस इज 4 7π, ये नहीं आया तो हमने इंटरवल्स बना लिए 0 to π/4, π/4 to π, और यहां पे हमने चेक किया किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, और फिर बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है और यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप समझें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तीन मेथड्स है हमारे पास, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम वहां ट्राई करते हैं कि वहां वेरिएबल सेपरेट हो जाएं और हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा करके उसका सॉल्यूशन निकाल दें। बट आप यहां देखें तो cos का एंगल y बाई x आ गया, y और x दोनों हैं, तो यहां वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो सकते। फिर यहां पर जो y बाई x देखने के बाद मुझे याद आ रहा है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यदि जो dy बाई dx है वो आपका फंक्शन ऑफ y बाई x या फिर फंक्शन ऑफ x बाई वाई, दोनों में से कोई सा भी एक इस तरह का बन जाए, पूरा फंक्शन y बाई x या x बाई वाई की फॉर्म में आ जाए, तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको लाते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे dy बाई dx इधर चाहिए, इस टर्म को डिवाइड में ले जाओ, ये पहले पूरे के डिवाइड में जाएगी, उससे अगले स्टेप में आप दोनों के डिवाइड में लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dy बाई dx is equal to y cos y by x प्लस x अपॉन में x cos y by x। लिखते हैं दोनों के अलग अलग, अभी इसके डिवाइड में इसके डिवाइड में, यहां पे आ जाएगा y cos y by x अपॉन x cos y by x, इससे ये कैंसिल, प्लस x अपॉन में x cos y by x, यहां पर x से x कैंसिल, तो यहां पे आया dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x प्लस ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा sec y बाई x। अब आप ध्यान से देखें तो पूरा जो फंक्शन है वो y बाई x की फॉर्म में आ गया, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है कि हम y को क्या रखते हैं, vx रखते हैं, तो यहां से dy बाई dx क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, v सेम x का 1, x सेम v का dv ओवर dx, इसे नाम दें 1। इसके बाद ध्यान से देखें तो y को vx रख लो या इधर ले आए तो y अपॉन x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस x को इधर लाएं तो y बाई x की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, या फिर y को vx रख दो, x से x कटेगा, सेम टर्म बन जाएगी। यहां पे आ गया v प्लस sec v, इसे सेकंड, दोनों में dy बाई dx की वैल्यू निकाली है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कर दूंगा, दोनों को कंपेयर कर देता हूं, v प्लस x dv ओवर dx, v प्लस sec v, v से v कैंसिल हो गया, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, x dv ओवर dx इज इक्वल टू sec v। नाउ v और x की फॉर्म में बनने के बाद अब यहां पर वेरिएबल सेपरेट करने हैं और इंटीग्रेशन करना है। sec v को इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर, dv अपॉन sec v, यहां पे आ जाएगा dx अपॉन x। ध्यान से देखें तो sec v ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, cos v dv is equal to dx upon x। Now taking integration on both side, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, cos v dv is equal to dx over x। cos v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin v,
और dx अपॉन x का हो जाएगा log x प्लस का c। दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। बट v को चेंज करना पड़ेगा, तो v को चेंज कर देंगे किसमें, y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस x प्लस का c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करा कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आफ्टर दैट हमारे पास फिक्स्ड स्टेप्स हैं, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर को कैसे सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर फिक्स्ड स्टेप्स को मैंने फॉलो अप करा है और मुझे इसका सोल्यूशन यहां पर मिल गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 32 देखिए, in a rough sketch mark the region bounded by y is equal to 1 plus modulus of x plus 1, x is equal to minus 2, x is equal to 2 and y is equal to 0 यानी xx। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द मार्क्ड रीजन। पहले तो इसका शेडेड रीजन बनाना है, मतलब मार्क करना है रीजन कौन सा है, दूसरा फिर उस मार्क्ड रीजन का एरिया भी निकालना है। समझे, द गिवन फंक्शन इज the given function is y is equal to 1 plus मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। ध्यान से देखें तो सबसे पहले जब भी कहीं फंक्शन में मॉड्यूलस आए तो मॉड्यूलस को हम ब्रेक कर लेते हैं। मॉड्यूलस को ब्रेक कैसे करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है, जब x लेस देन 0 है ये माइनस x होता है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव x होता है। मतलब कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये मॉड्यूलस सिंबल माइनस में ब्रेक होता है ताकि अंदर से आने वाली नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दे। और जब पॉजिटिव आ रही है तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मॉड्यूलस का काम क्या होता है आपका, अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस x प्लस 1 यानी मॉड्यूलस के अंदर जो लिखा हुआ है उसे 0 के बराबर रखें, x माइनस 1 मिल गया तो y यहां से क्या आ जाएगा, जब x लेस देन माइनस 1 है, माइनस 1 से छोटा यानी कि माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, तो मैं यहां माइनस का 4 रखूंगा तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये माइनस साइन में ब्रेक होगा 1। सॉरी ये तो प्लस का 1 ही रहेगा, बाहर इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा माइनस में ब्रेक। माइनस साइन को अंदर ले जाओ, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां आ गया माइनस का x। तो जब x आपका लेस देन माइनस 1 है तो फंक्शन माइनस x आ रहा है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होगा, माइनस 1 से बड़ा यानी 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये प्लस के सिंबल में ब्रेक होगा यानी 1 प्लस x प्लस 1 यानी x प्लस 2। अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें यहां पर इस फंक्शन का रफ स्केच बनाना है, तो पहले इसका रफ स्केच बनाते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स की हमें नीड होगी। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से। भाई x की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे, -2 प्लस 1 यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस -2 प्लस 1 यानी अंदर से -2 प्लस 1 माइनस का 1 उसको पॉजिटिव बना देगा तो 2 आ गया। -1 रखेंगे तो 0 और 1 रखें 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बनाते हैं इसका रफ स्केच। यहां पे माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और यहां पे 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखो, जब x -2 है तो y कितना है 2 है, दैट इज यहां पे आ गया। जब x -1 है तो y कितना है 1 है। जब x 0 है तो y 2 है, 1 पर आपका 3 है, 2 पर आपका 4 है यानी यहां। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां इसके बाद यहां पे ग्राफ बेंड हो जाएगा इस तरह से। और अगला क्या था, x इज इक्वल टू -2,
तो x इज इक्वल टू -2 लाइन ये होगी, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू -2। एक लाइन थी x इज इक्वल टू में 2, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन होगी यहां पर इस तरीके से, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2। और वो कह रहा था y इज इक्वल टू 0, y 0 मतलब x दिस इज y इज इक्वल टू 0। तो इस कर्व और इस लाइन के बीच में एरिया क्या बन रहा है, दिस इज द एरिया, दिस इज द मार्क्ड एरिया। तो एक रफ स्केच में हमने एरिया को मार्क कर दिया। अब इस एरिया को निकालना है, ध्यान से देखो, -2 से -1 इस कर्व के नीचे का एरिया प्लस -1 से 2 इस कर्व के नीचे का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे कैसे मिलेगा, -2 से -1 और यहां से देखो तो -2 से -1 फंक्शन क्या है, यानी -1 से छोटा, जब -1 से छोटा है तो फंक्शन है -x dx, और जब -1 से 2 जा रहे हैं यानी -1 से बड़ा तो फंक्शन है x + 2 dx। समझ पाए हैं, आई होप आप समझ पाए हैं कि -2 से -1, देखो ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि अलग बिहेवियर है। -2 से जब -1 जा रहे हैं हम, तो यहां ग्राफ का अलग बिहेवियर है, यानी -1 से छोटा। मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया था, मुझे पता था इसकी नीड पड़ने वाली है, इसीलिए हमने पहले ब्रेक कर दिया। तो जब -1 से छोटा तो यहां पे आ जाएगा माइनस का x, वो हमने रख दिया। -1 से 2 तो यानी x + 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमें यहां पर करना है, समझे, माइनस को बाहर ले लो, x का हो जाएगा x² / 2, -2 से -1 प्लस इसका हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर / 2, यहां पर है -1 से 2। देखो यहां इस -1/2 को ना मैं बाहर ले लेता हूं, क्योंकि माइनस में है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे यानी -1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले से -2 का स्क्वायर, यहां पर भी इस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट को पुट करेंगे 2 + 2 का स्क्वायर -2 + 1 का स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, यहां से आया माइनस का 1/2, -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1/2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे 2 + 1 3 का स्क्वायर इज 9। ये आ गया हमारा कितना, दिस इज माइनस का 3 और बाहर आकर के प्लस का 3 बन जाएगा, 3/2 प्लस 16 - 9, 16 - 9 is 7/2। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। माइनस का x² / 2 मैंने यहां बाहर ले लिया, -1 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर, यहां पे आ गया माइनस का 4 माइनस का 3/2, दैट्स राइट। यहां पे रखेंगे -1 से 2, लिमिट इज 2, -1 से 2, 2 + 2 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे आ जाएगा आपका -1, दिस इज माइनस का 1, तो यहां पे आएगा 2 - 1 + 2 का स्क्वायर, तो यहां 2 - 1 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 16 - 1 इज 15, दिस इज 15/2, यानी यहां पे आ जाएगा 18/2, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। यहां पे आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक सिंपल टाइप था, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक यहां से हमसे हो गई, तो इसका जो आंसर है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर आ रहा है। आप समझे कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना, उसका ग्राफ बनाना, उसके बाद तो सिंपल टाइप का इंटीग्रेशन है, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 33 देखिए, 3 students run on a racing track such that their speeds adds up to 6 km/h। 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो रेसिंग ट्रैक पर रन कर रहे हैं इस तरीके से कि तीनों की स्पीड का जो सम है वो 6 km/h है, और 2 कंडीशंस और हमें यहां पर दे रखी हैं। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ईच रनर। सबसे पहले तो हम तीनों रनर्स की स्पीड यहां पर मान लेते हैं। लेट X, Y and Z are the speed of
3 रनर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वो कहता है कि तीनों की स्पीड का जो सम है दैट इज 6। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही है, हाउएवर द डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड रनर, कि थर्ड रनर की जो स्पीड है उसका डबल कर दूं, डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड रनर एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट्स इन 7, यानी पहले की स्पीड के साथ जोड़ दें तो हमें 7 मिलेगा। दूसरे वाले की नहीं लेनी, यानी 0y लिख सकते हो, ये सेकंड आ गई हमारी। केवल पहले और तीसरे का डबल जोड़ते हैं तो 7, यानी दूसरे वाला वहां प्रेजेंट नहीं है। इफ द थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रनर, पहले रनर की स्पीड का थ्राइस इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द अदर टू, दोनों बाकी के दो की ओरिजिनल स्पीड के साथ जोड़ते हैं तो हमें 12 मिलता है। ये तीन इक्वेशन हमारे पास यहां पर आ गई। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ईच रनर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको एक्सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर ए एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी, 1 1 1 1 0 2 3 1 1, इस तरीके से। एक्स हमारे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगी, एक्स वाई जेड, और बी हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी दैट इज 6 7 12। आफ्टर दैट यहां पर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 -2 -1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -6 +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -0। यहां पे आ गया माइनस का 2, यहां पे आ जाएगा -5, वो प्लस का 5 हो जाएगा, +1 दैट इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, सो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन एंड गिवन बाय, इनके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, और वो कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहां रखने से हमें वो सोल्यूशन मिलेगा। या फिर इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। यहां रखने से हमें वो यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हमें चाहिए होगा ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे आएगा 0 -2, -1 की पावर इवन नंबर तो वो पॉजिटिव होगा, -1 की पावर ऑड नंबर तो वो नेगेटिव होगा आपका, -1 की पावर इवन पॉजिटिव तो यहां से माइनस का 2 आ गया। a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां से आएगा 1 -6, यहां से नेगेटिव साइन आएगा वो प्लस का 5 बना देगा। a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -0, -1 की पावर इवन पॉजिटिव रहेगा दैट इज 1। इसके बाद हम निकालते हैं a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 - 1 इज 0। इसके बाद a22 निकालते हैं, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 - 3 माइनस का 2, a23 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 - 3, ओके यहां पर ले रहे हैं तो भी 1 - 3 और यहां पर ले रहे हैं तो भी 1 - 3।
बट यहां -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं A31। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 0 is 2। उसके बाद हम निकालते हैं A32 -1 की पावर 3 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 1 और यहां से नेगेटिव आएगा तो वो माइनस का 1 हो गया। A33 -1 की पावर 3 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 - 1 यानी माइनस का 1। हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, जो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, -2 5 1 0 - 2 2 और यहां आया है 2 - 1 -1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यहां पर ये इसका हमारे पास A इनवर्स आ गया है। अब मुझे तो XYZ की वैल्यू निकालनी है, वो मुझे यहां रखने से मिल जाएगी। इस वाले पार्ट के अंदर मैं वैल्यूज रख देता हूं। X = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A is 4 और यहां पर है -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 और B की वैल्यू रख देंगे, B is 6 7 12। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, 1/4 -12 + 0 + 24। यहां पे आएगा 30 -14 -12। यहां पे आएगा 6 + 14 -24। यहां पे आ जाएगा 6 + 14 और माइनस का 12। ये आ गया। तो यहां पे आ गया आपका x की वैल्यू रख देते हैं, XYZ 4 से डिवाइड करेंगे, 24 - 12 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा आपका 3। 30 माइनस का 26 4 और 4/4 आ जाएगा 1। यहां पे 20 - 12 8 आ जाएगा, 8/4 is 2। दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं, x3 y1 z2। तो दीज आर द स्पीड्स ऑफ ईच रनर। पहले रनर की स्पीड है 3 km/h, दूसरे की 1 km/h, तीसरे की 2 km/h। ये उस हर एक रनर की हमें यहां पर स्पीड मिल गई है। आप समझें कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये यहां पर तीनों स्पीड्स हमारे पास यहां पे आ गई है। आफ्टर दैट उसे ax = b की फॉर्म में एक्सप्रेस करा। ax = b की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो ≠ 0 आया। आफ्टर दैट हमारा सोल्यूशन हमें यहां रखने से मिलता है। A इनवर्स निकाला। A इनवर्स निकालने के बाद उसे यहां या यहां पुट कर सकते हो और उसके बाद अगर देखो यहां पुट करोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, यहां करोगे तो एक स्टेप बढ़ेगा, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। पुट करते ही मुझे XYZ की वैल्यू मिली और वही मेरा यहां पर आंसर है।